नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आधुनिक भारत का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन, जिसमें से आपको यदि वो वीडियो नहीं देखे तो उसको ध्यान से देखिएगा। वहाँ पर हम जब मोहम्मद शाह यानी रंगीला, रोशन अख्तर, उसके विषय में बता रहे थे, तो वहीं पर यह बताया गया था कि ये सबसे अयोग्य था, यानी इसको राज्य के कामकाज में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी, आलसी थे। और उसी के शासनकाल में हुआ था कि आपका हैदराबाद की स्थापना हो गई थी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करने लगे थे। तो उसमें से इस जो वीडियो में हम हैं, जो नवीन स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से पहला इस वीडियो में होगा बंगाल के विषय में, जो बंगाल के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कौन शासक हुआ, कैसे क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक होगा नवीन राज्यों का उत्थान। देखते हैं इसमें मोहम्मद शाह यानी जिसे रंगीला कहा गया था, इसका शासनकाल था 1719 से 1748 के काल में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की। तभी सादत खान ने अवध को स्वतंत्र कराया, बंगाल भी स्वतंत्र हो गया, बिहार और उड़ीसा ये सारे प्रांत स्वतंत्र हो गए। अब आगे देखते हैं, बात करेंगे बंगाल की। तो औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया था, दीवान। और 1717 ईस्वी में यही मुर्शीद कुली खां सूबेदार बन गया था। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं मुर्शीद कुली खां के विषय में। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार का पद दिया था। आगे देखते हैं, मुर्शीद कुली खां भूमि बंदोबस्त में इजारीदारी प्रथा शुरू की थी। उसने किसानों को तकावी ऋण दिए, परंतु मालगुजारी की वसूली कड़ाई से किया। इसकी मृत्यु के बाद, यानी मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद, इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। अब देखते हैं आगे, सुजाउद्दीन, इसको बिहार का कारभार भी इसके अधीन हो जाता है। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद इसका पुत्र सरफराज खां को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब देखिए, सरफराज खां के समय में ही अलीवर्दी खां बंगाल में क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। यानी सरफराज खां के पिताजी ने अलीवर्दी खां को सूबेदार बंगाल का बनाया और अपने बेटे को बंगाल का नवाब घोषित हुआ। अब उसी के समय में जो सूबेदार था अलीवर्दी खां क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। अब इस विद्रोह को दबाने को उस पर सरफराज खां जाते हैं और यहाँ पर उनकी हत्या हो जाती है। अब बंगाल का नवाब बन जाता है आपका अलीवर्दी खां। आगे देखते हैं, अलीवर्दी खां के विषय में पढ़ते हैं। इसके उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इसका जो शासनकाल था 1740 से 1756 ईस्वी तक। देखिए 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने किया क्या था, मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को स्थायी कर लिया था। गद्दी हथियाने के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता को स्थायी करने के लिए नजराना भेजता था, यानी कुछ दिन तो वो पैसा दिया। फिर इसके बाद उसने 16 वर्षों तक शासन किया और 1 रुपए नहीं दिया। आगे देखते हैं, आप इसका फ्रेंड स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। देखिए, यह नाम मात्र का मुगल सम्राट के अधीन था, क्योंकि इसने पैसा देना भी बंद कर दिया था और घूस देकर तो पहले नवाब बना, फिर कुछ दिन तक तो पैसा दिया,
इसके बाद वो भी बंद कर दिया, तो नाम मात्र का अधीन था। इसने अंग्रेजों से संबंध अच्छे बनाए थे, परंतु इसका मानना था कि कोई भी गोदामों को दुर्गीकृत नहीं करेगा। और इसने कहा था यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, जिसने कहा यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये अलीवर्दी खां का स्टेटमेंट था। देखिए, इसके कोई पुत्र नहीं था, तो इसकी 3 पुत्रियां थीं। उन 3 पुत्रियों की में जो सबसे छोटी पुत्री थी, उसका बेटा सिराजुद्दौला को यह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। तो अब अलीवर्दी खां के बाद आते कौन है? सिराजुद्दौला आते हैं। तो ध्यान से कहानी सुनते जाइएगा। अब सिराजुद्दौला की विषय पढ़ते हैं। इसका जो शासनकाल था 1756 से 1757 तक में। देखिए, गद्दी पर बैठते ही इसके 3 प्रबल शत्रु थे। अब वैसे भी नवाबों के शत्रु तो होंगे ही होंगे। इसमें से पहला कौन था? शौकत जंग, और उसकी खुद की मौसी थी घसीटी बेगम, जो अपने बेटे को चाहती थी कि बने, और अंग्रेज। ये 3 इसके प्रबल शत्रु थे। अब आगे देखते हैं। इसमें से नवाब के सबसे प्रबल शत्रु थे अंग्रेज थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज आपके घसीटी बेगम को और शौकत जंग को, इन दोनों को अपने पास में मिलाए थे, सहायता देते थे हर उसमें। आगे देखते हैं। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जिसमें से अंग्रेज और फ्रांसीसी जो अपने अपने दुर्गों को, गोदामों को दुर्गीकृत करने लगते हैं। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अंग्रेजों ने कोलकाता में अपने जो गोदाम थे उनको दुर्गीकृत किया, और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में किलेबंदी प्रारंभ कर दी। क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला जो था, ये दुर्गीकृत करने के विरोध में था कि आप व्यापार करिए, सब कुछ करिए, ठीक है, लेकिन आप जो गोदाम बनाते हैं वहां पर किलेबंदी नहीं कर सकते। नवाब ने मना किया। फ्रांसीसी तो मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। अब क्या देखते हैं। तो नवाब को गुस्सा आया, क्रोधित हुआ, तो इसने किया क्या? जो आपके कासिम बाजार जो अंग्रेजों का था, तो 4 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। ध्यान से देखिएगा। अब आक्रमण का कारण क्या था? यहीं से प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बनना शुरू हो जाती है। कह सकते हैं कि 1756 ईस्वी में जब युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध, तो उसमें से आपके फ्रांसीसी, अंग्रेज अपने अपने जो गोदाम थे उनको किलेबंदी करना प्रारंभ कर दी। और इसके विरोध में सिराजुद्दौला पहले से ही था, उसने मना किया। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो ये क्रोधित होकर 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार पर क्या कर देता है? हमला कर देता है। अब देखते हैं आगे। 15 जून 1756 को कोलकाता पर आक्रमण कर देता है, और 5 दिन के घेरे के बाद भी जून 1756 ईस्वी को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, जिसमें से फोर्ट विलियम पर जो थे अंग्रेजों के थे ये, जिसमें से सेनापति था मिनीचिन व अन्य अधिकारी भागकर एक द्वीप पर शरण ली। अब देखिए, जो अब यहाँ पर एक घटना घटती है, ब्लैक होल की घटना। जो आपका फोर्ट विलियम का किला था, तो उसमें एक कमरा था। देखते पहले इसको देखिए। इससे अंग्रेज, ये ब्लैक होल की घटना क्या थी? 20 जून 1756 के एक क्वेश्चन खुद पूछा कि ब्लैक इतिहास में ब्लैक होल क्या है। तो यह एक घटना है जब घटी थी 20 जून 1756 ईस्वी में, और यह एक मनगढ़ंत, एक अंग्रेज था जो हालवेल था, वह मनगढ़ंत अब कहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इसका प्रतिशोध ले, बदला ले, अंग्रेजों को और उत्तेजित करने के उद्देश्य से ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी। तो इसमें था क्या, देखते हैं। अंग्रेज अधिकारी हालवेल ने द्वारा संभवतः मनगढ़ंत व ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों की प्रति हिंसात्मक क्रिया को और बढ़ाने के लिए बनाई गई एक कहानी थी। देखिए इस कहानी में क्या था।
इसमें हालवेल ने बताया कि नवाब 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी कोठी में बंद किया, यानी 18 बाई 14 की कोठी पे बंद किया। अगले दिन मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचे। देखिए 18 बाई 14 की उसमें से आपके 146 अंग्रेज नहीं आ सकते, कोई व्यक्ति नहीं आ सकता इतना। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी है। यह घटना और यही घटना क्या कह लेती इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से प्रसिद्ध होती है। अब यहीं से भाई ये ऐसे कह रहे हैं सिर्फ 23 जिंदा बचे थे, तो ये अपने शासक से कहेंगे जाके, अंग्रेज उच्चाधिकारी, तो अंग्रेज इसका क्या लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। तो अब यहीं से प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। आगे देखते हैं। कोलकाता पर नवाब के आक्रमण का समाचार मद्रास पहुंचने पर वहां से रॉबर्ट क्लाइव वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंचती है। अब देखिए क्लाइव ने मानिक चंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कोलकाता पर अधिकार कर लेता है, जो पहले नवाब के कब्जे पर था। और अब यहीं पर भाई उसका सेनापति उधर मिल जाता है, तो हार होती है। तो यहाँ पर एक संधि करने के लिए मजबूर होता है सिराजुद्दौला। तो 9 फरवरी 1757 में नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि की। अलीनगर जो था सुजाउद्दौला का कोलकाता को दिया गया नाम था। तो कोलकाता का अलीनगर के नाम से भी जाना जाता था। किसने दिया था, ये सिराजुद्दौला ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे देखते हैं। इस संधि के तहत कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार में पुनः वृद्धि हो गई और ज़्यादा हो गए। कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजा देने की बात कही गई, जिसका निर्धारण स्वयं कंपनी करेगी। पॉइंट देखते जाइएगा, यहाँ चाल चल रहे हैं। अब जब हार गए हैं तो अब भाई जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। इसी संधि के तहत कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने, सिक्के ढालने की अनुमति मिल गई। लो, अभी तक नवाब पक्ष में नहीं था कभी, यानी दुर्गीकृत ना हो, यानी कोई भी गोदाम दुर्गीकृत ना किया जाए। अब ये कोलकाता की जो अलीनगर की संधि थी, इसमें से प्रावधान कर दिया गया कि अब अंग्रेज चाहे जहां पर अपना दुर्गीकृत गोदामों को दुर्गीकृत कर सकते हैं, साथ में अपने खुद के सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान कर ली। आगे देखते हैं। अब यहां से प्लासी का युद्ध होता है। नवाब के जो प्रमुख अधिकारी थे, नवाब यानी सिराजुद्दौला के, वो उससे संतुष्ट नहीं थे। क्लाइव ने इसी का लाभ उठाया और षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचता है, जो प्रधान सेनापति था मीर जाफर, उसको मिलाया। दीवान जो था राय दुर्लभ को मिलाया, और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ को शामिल करता है। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने नवाब पर दोषारोपण किया कि वह फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ा रहा है, तो उनके व्यापार में भेदभाव होता है। तो यह दोषारोपण किया, और इस कारण क्लाइव एक सेना के साथ प्लासी पहुंच गया। अब युद्ध होता है प्लासी का। युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल तथा कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर जाफर जो इसका आपका सेनापति था, वो धोखा दे देता है। अब मीर मदन युद्ध में मारा जाता है और अंग्रेज अंततः विजयी होते हैं। नवाब जो था भागकर मुर्शिदाबाद जाता, सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद जाता है, जहां पर मीर जाफर के पुत्र मीर मदन ने मोहम्मद बेग की सहायता से सिराजुद्दौला का कत्ल करवा देता है। अब शासक कौन बनेगा, मीर जाफर बनेगा। तो देखते हैं। मीर जाफर ने पद की लालसा में राष्ट्र से गद्दारी किया। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई, जिससे कंपनी की आय में वृद्धि होना स्वाभाविक सी बात है, और साथ ही उसके दस्तक का और अधिक दुरुपयोग शुरू हो जाता है। देखते हैं। इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप ही क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है।
वैधानिक रूप से अंग्रेज 1757 ईस्वी में बंगाल की राजनीति के स्वामी नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि ये सबको पता था कि जो सेनापति था, सेनापति धोखा दिया, अंग्रेज धोखे से जीते हैं इस युद्ध को। तो ऐसे तो जीत गए, लेकिन राजनीतिक उसमें से अंग्रेजों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ था। सिराजुद्दौला के बाद उसका सेनापति मीर जाफर बनता है। तो अगले वीडियो में हम मीर जाफर और बक्सर के युद्ध, जो इलाहाबाद की संधियां हुई थी, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको कहानी की तरह, इतिहास को एक कहानी के जैसे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड करते चले जाते हैं, तो इसमें आपका एक संबंध स्थापित होता है। और ये संबंध से आपके जैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो समझ में आ जाता है कि हाँ, ये इसके साथ ऐसा हुआ था, ये इसके साथ ऐसा हुआ था। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा आप गलत